Hello everyone, welcome to Sahu Textile Academy. In today's video, we will discuss about some common issues we observed during Milaj process. And today we are with SK Sarma sir, who is currently working as the CEO of Kumaran Jean and Pressing Limited. And sir, first of all, welcome to Sahu Textile Academy. Thank you very much. Thank you. So last year we had a video. The title of the video was "The King of Milaj," and this time we are continuing that video. And if you have any questions regarding Milaj process, then you can share that question in comment, and we will cover that in upcoming part. So without any further delay, let's start today's session. सर, तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि मिलाज के हैवी डार्कर शेड में हम नेप्स को मिनिमाइज करने के लिए क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं? वेरी गुड। अब ये बेसिकली ये डार्कर शेड में बहुत सारी नर्व्स की प्रॉब्लम आती है। हमेशा जो नर्व्स की प्रॉब्लम आती है मिलांज में, वो डार्कर शेड में ही आती है। डार्कर शेड में व्हाइट नर्व्स और व्हाइट में डार्क कलर के नर्व्स आते ही आते हैं। लेकिन यही तो एक आर्ट है मिलांज में। यही एक आर्ट है कि हमने ना के मिनिमाइज करने हैं, हमने बिल्कुल खत्म करने हैं। ये देखो, अगर हमारी डेप्थ इसकी 80% से ऊपर रहती है, 80% से लेकर ऊपर तक रहती है, तो उसमें जो वाइट पोर्शन है वो कॉम्ड जाता है। और कॉम्ड स्लाइवर जो है उसके नर्व्स 12 से 15 के बीच होने चाहिए पर ग्राम, एज पर एफिस रिपोर्ट। और ये देखना पड़ता है कि अगर 90% डेप्थ है, तो अगर उसमें वाइट जा रहा है तो उसको प्रोसेस करने का एक डिफरेंट टेक्निक है, तो नर्व्स नहीं आते हैं। वो डिफरेंट टेक्निक ये है कि अगर 90% हमारा ब्लैक मटेरियल है, डाइड मटेरियल है, और 10% है हमारा व्हाइट कॉम्ड, ग्रे कॉम्ड, आइदर ब्लीच, इसको पहले उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा व्हाइट को ब्लैक के साथ। फिर हम उसमें क्या करते हैं, उसको जो व्हाइट पोर्शन है उसको स्लाइवर बना के न्यूट्रलाइज करके फिर उसकी मिक्सिंग लगाते हैं। और फिर उसके ऊपर कार्डिंग की सेटिंग आती है, कुछ फ्लैट की सेटिंग हो गई, फ्लैट टू सिलेंडर हो गया, फ्रंट टॉप प्लेट हो गया। फिर वो सेटिंग करके हम स्टार्ट करके उसका फैब्रिक बना के देखते हैं कि किस सेटिंग पे इसके जो नब्स हैं वो नहीं आने चाहिए, तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और उसके बाद मेरे लाइफ में कभी ऐसे नब्स नहीं आए। हम मतलब इन एडवांस उसका सारा एक्शन ले लेते हैं, सारे प्रिवेंटिव एक्शन पहले कर लेते हैं, तो उसके बाद नहीं आते। तो ये मिलाज का जो नब्स की प्रॉब्लम है, ये काम करते करते जो है ना, ये आदमी को जब एक्सपीरियंस हो जाता है कि इसको कैसे एड्रेस करना है, तो अभी हमारी ये बिल्कुल नहीं आती है। अगर लोग इसको देखें, टेक्नीशियन इसका थोड़ा सा ध्यान दें कि इसको कैसे अवॉइड करना है, तो ये सिंपल सा तरीका है। कॉटन फाइबर बढ़िया होना चाहिए जिसके नेप्स बहुत कम हो। मतलब ग्रे कॉटन, रा कॉटन जो है वो यूज करनी चाहिए, जिसमें मिक्स में ही नेप्स कम हो और जो माइक है वो कोर्सर हो, तो नेप्स का कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जी सर। तो सर, आपके अकॉर्डिंग मतलब क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, तो फिनिशिंग मटेरियल का जो रिवाइंडिंग करते हैं उसका क्या इम्पोर्टेंस है? भाई देखो, फिनिशिंग मटेरियल का रिवाइंडिंग करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी डाइड फाइबर होता है। और जो रिवाइंडिंग की कॉस्ट हमारी आती है वो 12 से 15 रुपए किलो आती है। वो एक लॉस है। ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जैसे हमें रिवाइंडिंग करना पड़े। रिवाइंडिंग हम उस केस में करते हैं जिसमें कंटामिनेशन आ गया, कंटामिनेशन को काटना है। पर कंटामिनेशन आना ही नहीं चाहिए, शुरू से ही ऐसा सुपरविजन होना चाहिए शॉप फ्लोर पर। वर्क प्रैक्टिस इतनी बढ़िया होनी चाहिए
कि कंटामिनेशन दूर दूर तक ना आए। कंटामिनेशन को बचाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था पिछले इंटरव्यू में कि कंटामिनेशन के लिए रिवाइंड करते हैं या कोई एबनॉर्मल फॉल्ट आते हैं तो रिवाइंड करते हैं। लेकिन रिवाइंडिंग जो है वो पूरे प्रोसेस के 1% मिलान के अंदर 1% से नीचे नीचे रहनी चाहिए, क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ती है। और आज की तारीख में मार्केट बड़ी कंपिटिटिव है और 2-2 रुपए बचाने पड़ते हैं हमें। तो इसलिए रिवाइंडिंग नहीं करनी चाहिए। अगर हम प्रोसेस में स्टैंडर्ड एसओपी का ध्यान रखें, हमारा सुपरविजन बढ़िया हो और वर्क प्रैक्टिसेस बढ़िया हो, जो डॉक्यूमेंटेड है उसको फॉलो किया जाए, तो माल कभी खराब नहीं होगा, और खराब नहीं होगा तो रिवाइंड नहीं करना पड़ेगा। जी सर। तो सर पावर सेविंग से रिलेटेड आप कुछ बोलना चाहते हैं, स्पिनिंग मिल में कैसे पावर सेविंग हम कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा? अच्छा, ये स्पिनिंग के अंदर पावर सेविंग बिल्कुल बहुत सही आपने ये सवाल किया है, क्योंकि आज पावर कास्ट बहुत ज्यादा हो गई है। पावर कॉस्ट जो है बाकी जगह जम्मू कश्मीर को छोड़ के बाकी जगह 9-9.5 रुपए है, तो बड़ा इसका बड़ा इम्पैक्ट आता है। और जम्मू कश्मीर में 4.5 रुपए है। तो ये अपने को पावर जो है ये शुरू से देख के करना चाहिए। एक्चुअली ज्यादातर पावर लगती है एच प्लांट में। एच प्लांट में पावर लगती है, तो उसको यूटिलाइजेशन कैसे करना है कि हमारे मिलान यूनिट में 3.2 3.3 यूनिट पर केजी से ऊपर नहीं आनी चाहिए। और इसके लिए अगर हमारी प्रोडक्शन बढ़िया है, हमारे ग्राम्स पर स्पिंडल बढ़िया है, तो ये कंट्रोल में रहती है। क्योंकि आज लेटेस्ट मशीनें आई हुई हैं, एलएमडब्ल्यू की है, रीटर की है, टोयोटा की है। ये सारी लेटेस्ट मशीनें हैं, इनकी ऑलरेडी पावर कंजप्शन बहुत कम है। पावर कंजप्शन स्पिनिंग में एक बड़ा रोल है, और ये टेक्नीशियन ही कम कर सकता है इसको। मैक्सिमम प्रोडक्शन, मैक्सिमम ग्राम पर स्पिंडल आएंगे तो नेचुरली ये कम हो जाएगी। जब हम बॉम्बे में थे तो हमारा 4.5 आता था यूनिट पर केजी। 4.5 जो है वो बहुत ज्यादा था। लेकिन अब मैं इधर साउथ में हूं तो हमारा 3.13 यूनिट पर केजी आता है, जहां हमने सारा जो है बड़ा ऑप्टिमाइज कर रखा है। और बॉम्बे में हमारा जो यूनिट था वो ग्रे से कन्वर्ट किया हुआ था मिलान पे, और एच प्लांट की जो कैपेसिटी थी वो ओवर कैपेसिटी थी। इसलिए ये जो पावर है ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है इसका, तो इसको हमें शुरू से सोचना चाहिए। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जो मिराज का जो ब्रॉस या फिर हफू शेड होता है, उसका हम रेसिपी कैसे हम डिसाइड करते हैं? वेरी गुड। एक्चुअली ये मिलान के अंदर सारा खेल शेड मैचिंग का है। शेड मैचिंग की बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, और इसमें शेड मैचिंग वाले जो लड़के हैं वो एक परफेक्ट होने चाहिए, और उसमें बार बार टर्नओवर नहीं होना चाहिए। और जब आदमी काम करता है तो प्रैक्टिकली उनको ये पता लग जाता है कि इसमें कितने परसेंट डालें, कम करें, ज्यादा करें, तो टोन चेंज हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, शेड मैचिंग का एक मेजर इशू आता है मिलान के अंदर। और इसको जहां लोग नंबर ऑफ डाइड फाइबर ज्यादा करते हैं तो वहां टोनल इफेक्ट कम ज्यादा हो जाता है। कोई रेडर हो गया, कोई येलोर हो गया, कोई डलर हो गया, तो इस तरह के इशू रहते हैं इसमें। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मिलान के अंदर कम से कम डाइड फाइबर यूज करके शेड डेवलप किया जाए,
क्योंकि प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने अपने स्मार्ट वर्क कैसे करना है। और हमारा इधर ये जो साउथ में हमारा पीडीएम डिपार्टमेंट है और ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाले शेड मैचिंग बहुत ज्यादा परफेक्ट है इनकी। देख लेते हैं तो मिनिमम फाइबर तो 3 या 4 होने चाहिए और मैक्सिमम 6 डाइड फाइबर से ऊपर नहीं जाना चाहिए। फिर अगर 6 डाइड फाइबर अगर हम यूज 6 तरह के डाइड फाइबर हम यूज करेंगे तो उसमें जब शेड ऑफ हो जाता है तो डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि इसमें कौन सा फाइबर डालें। ये शेड मैचिंग एक्चुअली ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इन इंडिया आल्सो कोई भी स्टैंडर्ड आता है तो ब्रोस या हाफू का नंबर भेज देते हैं कि इससे मैच करके दो। वो कॉटन के अंदर डेवलप है, फिर उसका हमें पीसी के अंदर डेवलप करना पड़ता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर, क्योंकि पीसी के अंदर थोड़ी कॉस्टिंग कम रहती है और 100% कॉटन में कॉस्टिंग ज्यादा रहती है। और आजकल जो है मार्केट बड़ी कॉम्पिटिटिव हो गई है, जहां एक एक रुपए के लिए सेविंग करनी पड़ती है, अदरवाइज सर्वाइवल नहीं है इंडस्ट्री का। और एक मिलान जी एक ऐसा प्रोडक्ट है, ये एवरग्रीन प्रोडक्ट है, इसमें कभी भी उस यूनिट का स्लो नहीं होता है जिसका कम्युनिकेशन सिस्टम बढ़िया है, जिसके प्रोएक्टिव अप्रोच रिगार्डिंग कॉस्टिंग डिलीवरी अगर ये मैच करती हैं तो प्राइस हमें 10 रुपए किलो फालतू भी मिल जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब शेड मैचिंग परफेक्ट होनी चाहिए और प्रोडक्ट डेवलपमेंट वालों को चाहिए कि हमें 4 से 5 फाइबर ही इस्तेमाल करें और उसमें डेवलप करें और हो जाते हैं। मैंने एक दफा शेड मैंने देखा साइन कर रहा था मिक्सिंग स्लैब के ऊपर, तो 9 तरह के फाइबर थे। मैं हैरान रह गया कि 9 तरह के फाइबर कैसे हुए। फिर उस शेड को मैंने रोक दिया, ये बात है बॉम्बे की। उसको शेड को रोक दिया, फिर डेवलप कराया, तो 5 तरह के फाइबर यूज करके हमने शेड डेवलप कर लिया, कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन ये एफर्ट्स करने वाली बात है और एफर्ट्स तभी करते हैं जब इसमें इन्वॉल्वमेंट पूरी रहती है। अब अगर कोई मेरी जगह और होता तो साइन कर देता कि ठीक है साइन कर दिए, मिक्सिंग वाला देखेगा, ऐसा नहीं है। हमें ओवरऑल देखना है और अपनी कॉस्ट कटिंग करनी है। जितने नंबर ऑफ डाइड फाइबर ज्यादा होंगे उतनी वेस्टेज ज्यादा होगी, क्योंकि हमें अगर 10 किलो चाहिए डाइड फाइबर, तो ये तो नहीं है कि डाई उसमें 10 किलो ही डाई होगा, 12 हो सकता है, 15 हो सकता है, तो 3 किलो वेस्ट हुई हो तो फिर कमाई थोड़ी रही हो। तो इसलिए डाइट फाइबर कम से कम होने चाहिए, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 6। जी सर। जी तो सर ऑटो कॉर्नर में हम लो एफिशिएंसी ड्रम्स का प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखो ये डिपेंड करता है कि ऑटो कॉर्नर में लो एफिशिएंसी के रीजन बहुत सारे हैं। कईयों में फॉल्स कटिंग होती है। एक्चुअली 24 घंटे के अंदर कम से कम 3 से 4% ड्रम ऐसे मिलते हैं जो एबनॉर्मल मिलते हैं, उसमें कट्स बड़े ज्यादा रहते हैं, किसी में कोई क्लीनिंग नहीं होती, किसी में जाम रहता है, किसी में उनका पाथ खराब हो जाता है, किसी में टेंशन ज्यादा हो जाती है। तो 24 घंटे के बाद हमारा शेड्यूल बना हुआ है कि हायर कट्स वाले जिनके हायर कट आएंगे उनकी लो एफिशिएंसी होगी। तो 3 से 4% ड्रम आते हैं और हम उनको डेली मॉनिटर करते हैं। और इसमें कोई भी ऐसा वो चीज नहीं है कि इसको 3 4 से नीचे कम हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि बंद नहीं हो सकते लोगों का एफिशिएंसी वाले, क्योंकि रिंग फ्रेम मिलान का एक नहीं चलता है, बहुत सारे स्पिंडल चलते हैं और हर स्पिंडल का बिहेवियर अलग अलग रहता है समटाइम्स, और नंबर ऑफ वर्कर्स भी अलग अलग रहते हैं। तो ये डिपेंड करता है वर्क प्रैक्टिसेस के ऊपर भी, और हमारे पास रोविंग किस तरह की है, और ऊपर बॉबिन होल्डर कैसे हैं उनके, उसमें स्ट्रेच ज्यादा तो नहीं हो रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, लेकिन हम रिंग फ्रेम में ये चेक कर सकते हैं कि एबनॉर्मल
हमारा यार्न कहाँ बन रहा है, और ये नंबरिंग करने के बाद हम डेली चेक करते हैं कि हमारे कौन से abnormal स्पिंडल हैं, रोग स्पिंडल हैं, जो आगे ऑटो कॉर्नर में जिनके कांट्स बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं, तो उनको हम मॉनिटर करते हैं और अटेंड करते हैं तो ठीक हो जाता है। इसमें कोई जी प्रॉब्लम सर। वाली बात नहीं चाहिए, तो प्रॉब्लम रहेगी रहेगी 3 से 4%, और डे टू डे बेसिस पे इसको एड्रेस करना है हमने। ओके। तो सर मिलान के प्रोसेस में जब हम फैब्रिक वॉशिंग करते हैं, क्या इससे शेड वेरिएशन कम होता है? ऐसा है, ये परिभाषा जो है शेड वेरिएशन की परिभाषा मिलान के अंदर मिल टू मिल वेरी करती है। शेड वेरिएशन, मेरे हिसाब से शेड वेरिएशन होता है दो तरह का। एक होता है पट्टा, एक होता है स्टैंडर्ड शेड से डेविएशन। लेकिन अलग अलग मिल डिफाइन करती है ये क्या है, लेकिन कायदे से शेड वेरिएशन उसी को बोलना चाहिए कि स्टैंडर्ड हमने क्या दिया था और हमारे पास क्या आया है। जब हम लैब डिप बेचते हैं, उसमें हम यहाँ जो साउथ में सिस्टम है, हम A4 का साइज बेचते हैं और 3 ऑप्शन बेचते हैं। हम उसमें अनबास्ट भी बेचते हैं और बास्ट फैब्रिक भी बेचते हैं। अनबास्ट एंड बास्ट, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि बास्ट के साथ मैच करना है या अनबास्ट के साथ मैच करना है, बेसिकली बास्ट फैब्रिक के साथ ही मैच किया जाता है। तो बास्ट करने के बाद चेंज आता है फैब्रिक में, पर वो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर, और बिल्कुल मैच नहीं करता है, उसमें 19-20 का फर्क हमेशा रहता है, और इतना टॉलरेंस अंडर टॉलरेंस लिमिट में। जी सर। तो सर यस। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रिंग फ्रेम यार्न में हम लो टीपीआई का जो इशू आता है उसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? देखो जी, ए रिंग फ्रेम में लो टीपीआई का, जब मैंने करियर स्टार्ट किया था तब कभी आता था, वो तब चलता था जब ऑटो कॉर्नर वाला वर्कर बताता था कि ये बॉबिन बड़ी सॉफ्ट है, बड़ी सॉफ्ट है, तो सॉफ्ट देखते थे तो उसको ऐसे करते थे तो वो ऐसा लगता था इसमें ट्विस्ट ही नहीं है। लेकिन आज की तारीख में मिलों में लो टीपीआई नहीं बनता है। उसका कारण है, पहले स्पिंडल स्पीड बहुत कम चलती थी, 15,000, 17,000, 18,000। आज जा रही है 20, 21, 22,000 स्पिंडल स्पीड चलती है, और 22,000 स्पिंडल स्पीड जहां चलेगी उसमें लो टीपीआई आने का मतलब ही नहीं है। क्योंकि लो टीपीआई का रीजन रहता है कि या टेप उतर गई, टेप ढीली है, या टेप की घिस गई है, और स्पिंडल स्पीड स्लो हो जाती है। जब स्पिंडल स्पीड स्लो होगी तो धागा टूट जाता है, ब्रेकेज हो जाता है, तो लो टीपीआई की प्रॉब्लम नहीं आती। पहले था, आज डिफरेंस बहुत हो जाता है। जहां 20-21,000 स्पिंडल स्पीड चलनी है, अगर स्पिंडल स्पीड कम 18 हो जाएगी, 17 हो जाएगी, तो लो टीपीआई आएगा। लेकिन इतनी स्पीड पे अगर स्पिंडल कोई चलता है, या कई दफा क्या होता है, वर्कर लोग टेप की क्लीनिंग करते हैं बॉटल ब्रश से, तो बॉटल ब्रश से कई दफा जोकी पुल्ली से टेप उतर जाती है, तो उसमें लो टीपीआई स्पिंडल बनने के चांसेस रहते हैं। लेकिन लो टीपीआई हमेशा 4 स्पिंडल पे बनता है, एक के पे कभी नहीं बनता। अगर डाउट हो जाए कि एक बॉबिन मिली है, तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि 3 और ढूंढनी है और इस मशीन को ठीक करना है। और आजकल मिलों में ये प्रैक्टिस भी है कि स्ट्रोबोस्कोप से स्पिंडल स्पीड चेक करते हैं। R&D वाला, एसक्यूसी वाला स्पिंडल स्पीड चेक कर लेता है, अगर कहीं डेविएशन है तो डेविएशन आता नहीं है। तो अगर आ भी जाए तो उस टाइम टेप काट के नई टेप को हम लगा देते हैं, तो ये लो टीपी आएगी तो कभी दिक्कत ही नहीं है, नेवर। अगर लो टीपी आ भी जाता है तो ऑटो कॉर्नर पे नहीं चलता। जी जी। सर। सर मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि ऑटो कॉर्नर कट्स को हम किस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं? अच्छा, तो देखो जी, ये ऑटो कॉर्नर कट्स जो हैं, ग्रे में तो स्टैंडर्ड कट आते हैं, स्टैंडर्ड कट आते हैं, और
मिलाज के अंदर ये वेरी करते हैं। मैंने ग्रे में काम भी किया है वर्धमान में। तो जब हम ग्रे बनाते थे तो हमारे 70-80 कट रहते थे, क्योंकि पीछे प्रेपरेटरी सारी सेट और वर्धमान का रॉ मटेरियल का उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। रॉ मटेरियल में कंसिस्टेंसी, प्रोसेस में कोई चेंज होना नहीं है, फ्रीक्वेंट चेंजेस है नहीं। तो मिलाज के अंदर वहां तो 100% कॉटन ग्रे के अंदर जो कट रहते थे वो रहते थे 80 से नीचे, 60 से 80 पर 100 किलोमीटर। लेकिन मिलाज के अंदर 80 तो बहुत रेयर आते हैं, 80 से लेकर कई दफा 200 कट्स भी चले जाते हैं। वो 200 कट्स कई सारे रीजन है उसके, जैसे हमारे पास एक रेड कलर है और येलो कलर है। इनके अंदर जब भी हम इनको प्रोसेस करते हैं तो पूरे का पूरा डिपार्टमेंट, जब रेड चलता है तो रेड हो जाता है, अगर येलो चलता है तो येलो हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कलर के ऊपर। और इन दो कलर ऐसे हैं, इसमें वाइंडिंग कट्स हमेशा ज्यादा आते हैं। और अगर हम इसको पीसी के साथ चलाते हैं, ये डिपेंड करता है कि डाइंग के जो डाइज है उसकी क्वालिटी कैसी है और डाइंग की हमारी कंसिस्टेंसी कैसी है। और डाइड का मिलांज का जो है कट है, ये डिपेंड करता है डाई हाउस के ऊपर ज्यादातर। क्योंकि जब फाइबर को डाई करते हैं तो इसकी जो टेनेसिटी है वो कम हो जाती है फाइबर की। अगर हम ग्रे के साथ कंपेरिजन करें तो 200 सीएसपी कम हो जाती है। अगर हम 100% कॉटन ग्रे की सीएसपी देखें और वही फाइबर हम डाई करके देखें और दोनों के सीएसपी का कंपैरिजन करें तो 200 सीएसपी हमारी कम हो जाती है। तो सीएसपी कम होने से इंपैक्ट ये आता है, रिंग फ्रेम की वर्किंग थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है, लेकिन उसी रेशो में हमारी प्रोडक्टिविटी ग्राम पर स्पिंडल भी रिड्यूस हो जाते हैं। जितने ग्रे में आते हैं उसमें इतने आते नहीं है। लेकिन अब नेवी ब्लू है, रॉयल ब्लू है, ये दो शेड ऐसे हैं जब हम पीसी 100% कॉटन में तो ठीक आते हैं, लेकिन पीसी के अंदर जब कार्डिंग की वर्किंग सही नहीं आती है तो उसके कट बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं। पीसी के अंदर हमेशा प्रॉब्लम रहती है हैवी डार्कर शेड में कि कार्डिंग में वर्किंग नहीं आई, स्पीड कम करके चलाना है, तेल पानी करके डाल के उसको चलाना है, तो हमें कार्डिंग से ही पता चल जाता है कि आगे इसके जो है कट हमेशा ज्यादा रहेंगे। तो एक कट किसी के हाथ में नहीं है, ये डाई की क्वालिटी है, डाइज कौन से यूज किए हुए हैं। और हमें कार्डिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ता है इसको कंट्रोल करने के। आगे प्रोसेस में इतना इसका रोल नहीं है जितना इसका कार्डिंग में है। क्योंकि कार्डिंग में जब पीसी का माल चलाते हैं तो वेब फॉलिंग हो जाती है, जो उसमें वेब निकलता है कई दफा ऊपर लैपिंग हो जाती है या नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने से क्या होता है कि वो स्लाइबर के अंदर मास वेरिएशन आ जाता है। मास वेरिएशन आने के बाद जब हम ड्राइंग करते हैं तो उसमें थोड़ा वेरिएशन रहता है। तो वेरिएशन अगर रहेगा तो आगे ऑटो कॉर्नर में सीसीपी सीसी के जो है ये कट्स बढ़ जाते हैं, इसलिए बढ़ते हैं। तो ये मिलाज में और जब हम फैंसी प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें कट ज्यादा रहते हैं। नैपी हो गया, नैपी का माल बनाना है, इंजेक्शन स्लैब बनाना है और नॉर्मल स्लैब बनाना है, तो इसमें कट्स हमेशा ज्यादा रहते हैं। और इसकी सेटिंग हम क्वांटम थ्योरी पे डिसाइड करते हैं ऑटो कॉर्नर में ग्राफ देखने के बाद कि हमें कौन कौन से इसमें जो फॉल्ट है वो काटने हैं। ऐसा ना हो कि यॉर्न बॉडी के अंदर ही जो फॉल्ट है उसको ही काट दिए तो एबनॉर्मल कट्स हो जाते हैं। तो ऑटो कॉर्नर में ये बड़ा जरूरी है असेस करना कि हमारे जब हम कटिंग करें उसमें जो फॉल्ट है वो यार्न बॉडी के फॉल्ट नहीं कटने चाहिए। तो ये सारी चीजें इनका कोरिलेशन है कार्डिंग से लेकर ऑटो कॉर्नर तक। तो अगर हम इसको, अगर हमारी R&D स्ट्रांग है तो इसको मिनिमम मिनिमाइज हो सकता, कोई इशू नहीं रहता। जी सर।
So this was it for today's video. If you like this video, then please don't forget to comment and share this video with your friends and colleagues. Sir, thank you so much for joining us today. Thank you very much for this program that you have taken initiative for this type. These type of programs should be there to Yes, enhance sir. the knowledge of the people. Okay, sir.